एक व्यक्ति जिसकी हाल ही में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुई थी। शादी को 2-3 महीने ही बीते थे। ये व्यक्ति अपने बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसके चलते इसे रेड लाइट एरिया में जाना पड़ता है। ये अपनी प्यास बुझाने के लिए रेड लाइट एरिया में जाता है, एक कोठे पर जाता है और उस कोठे पर जाकर जब ये लड़की की मांग करता है तो सामने कई सारी लड़कियां खड़ी हुई थी। ये एक के बाद एक लड़की को रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन लास्ट में एक लड़की खड़ी हुई थी जिसे देखते ही ये उसे अपने पास बुला लेता है और उसे लेकर एक कमरे में जाता है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस व्यक्ति की धर्म पत्नी ही थी, जिसके साथ हाल ही में इसकी शादी हुई थी। अपनी बीवी को देखकर ये फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। बीवी भी इसे देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या थी? इसकी बीवी रेड लाइट एरिया में क्या कर रही थी? ये व्यक्ति कोठे पर क्या करने गया था? ये कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप अंदर तक सिहर उठेंगे। तो क्या है इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई और क्या है ये सच्ची घटना? चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं C4 क्राइम। तो ये कहानी है अक्टूबर 2011 की। बेंगलोर में रहने वाले साहिल की धूमधाम से तानिया के साथ शादी होती है। साहिल TCS कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। इसकी ज्वाइनिंग भी बेंगलोर में ही थी। बीवी के साथ इसने कई तरह के सपने सजोए थे, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही साहिल को मुंबई से एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल आता है। इसे बेंगलोर से मुंबई जाना होता है। मुंबई में इसे 3-4 महीने का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। उसके बाद ये वापस बेंगलोर आ जाता। पहले साहिल अकेला ही मुंबई चला जाता है, 1 महीने तक अपना काम करता है। उसके बाद वो वापस कुछ दिनों के लिए अपने घर बेंगलोर आता है और अपनी नई नवेली दुल्हन से कहता है कि क्या तुम भी मुंबई घूमना चाहती हो? जिस पर इसकी नई नवेली दुल्हन तानिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो साहिल से कहती है कि मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं एक बार मुंबई ज़रूर घूम के आऊँ। अब साहिल और तानिया डिसाइड करते हैं कि दोनों अब जो है मुंबई में चले जाएंगे और जब तक ये प्रोजेक्ट मुंबई में चलेगा साहिल अपनी बीवी तानिया को भी वहीं पर रखेगा। अब ये जो साहिल है ये अकेला ही मुंबई आ जाता है। अपनी बीवी की 6 अक्टूबर 2011 की कन्फर्म टिकट करा कर आता है। उसे कहता है कि 6 अक्टूबर को बेंगलोर से सीधा ट्रेन मुंबई के लिए जाती है। उस ट्रेन में तुम्हें बैठ जाना है। मुंबई स्टेशन पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। 6 अक्टूबर 2011 को बेंगलोर से तानिया ट्रेन में बैठ जाती है। तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये सफ़र रहने वाला था। तानिया ने पहले भी ट्रेन में कई बार सफ़र किया था, लेकिन ये पहली बार था कि वो अकेले ट्रेन में सफ़र कर रही थी। पति साहिल ने उसे पूरी हिदायत दी थी कि ट्रेन में किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी है, कोई कुछ खाने को दे तो खाना नहीं है, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करना है। हालांकि तानिया का जो टिकट था वो स्लीपर क्लास में था। तानिया ट्रेन में बैठ जाती है। अपनी बर्थ पर बैठकर वो अपने पति को कॉल करती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और कुछ घंटों के सफ़र के बाद मुंबई पहुँच जाऊँगी। उसके बाद तानिया लगातार अपने परिवार के भी संपर्क में थी, कॉल कर रही थी। इसी दौरान सफ़र लगभग आधा ख़त्म हो जाता है। 500 किलोमीटर का सफ़र बीत चुका था। तानिया की सामने वाली बर्थ पर 2 व्यक्ति आकर बैठते हैं। ये 2 व्यक्ति पहले तो आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। खाने पीने का सामान एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। सामने तानिया बैठी हुई थी। तानिया से भी बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तानिया थोड़ी हिचकिचाती है, बात नहीं करती है, लेकिन हाई हेलो इनके बीच में हो जाती है। 200 से 300 किलोमीटर का सफ़र ऐसे ही बीत जाता है। तानिया बीच बीच में अपने पति और अपने परिवार को भी कॉल कर रही थी, जिससे दोनों व्यक्ति समझ गए थे कि तानिया अकेले सफ़र कर रही है। बातों ही बातों में तानिया से पूछते हैं कि शायद तुम पहली बार ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही हो, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों भी मुंबई जा रहे हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत हो तुम हमें कह सकती हो। तानिया उनकी तरफ सिर हिलाती है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती। अब देखते ही देखते ये दोनों व्यक्ति एक स्टेशन से चाय के 2 कप मंगाते हैं। साथ में ये तानिया को भी चाय के लिए ऑफ़र करते हैं। पहले तो तानिया मना कर देती है, लेकिन इन लोगों के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर तानिया उनके हाथ से वो चाय का कप पकड़ लेती है। इन दोनों ने तानिया को इस तरीके से बातों में उलझाया था जैसे उसकी गार्जियन हो। बातों ही बातों में तानिया वो चाय का कप पी लेती है, लेकिन वो चाय का कप पीने के बाद तानिया पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। उसे मालूम ही नहीं था कि अब वो कहाँ है, और जिस वक्त उसकी आंखें खुलती है तब वो ट्रेन में नहीं बल्कि एक गाड़ी के अंदर थी। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त ये व्यक्ति उसके गाल पर कई थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं कि चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें जान से मार देंगे। दरअसल इन दोनों व्यक्तियों ने जो चाय का कप तानिया को दिया था उसमें कुछ नशीला पदार्थ इन्होंने चुपके से मिला दिया था। इतनी सफाई से इन्होंने ये काम किया था कि तानिया भी ये नहीं देख पाई थी और तानिया बेहोश हो गई थी। उसके बाद ये दोनों उस तानिया को लेकर मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाते हैं। वहाँ पर एक कोठे पर 45,000 रुपये की राशि लेकर इसे वहाँ बेच देते हैं। तानिया इस कोठे में फंस चुकी थी। तानिया के साथ मारपीट होती है। 15 दिनों तक तानिया को कैद करके रखा जाता है। तानिया वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन बाकी जो लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद थी वो तानिया से कहती है कि एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता है। तानिया तकरीबन 20 से 22 दिनों तक ऐसे ही लेटी रहती है। उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता है। जब उसे वहाँ पर पूरे 25 दिन हो जाते हैं तब जो कोठे की मालकिन होती है वो तानिया के पास
पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं खाओगी तो वैसे भी मर जाओगी, इससे अच्छा है कि हमारी बात मान लो, अच्छे कपड़े पहनो, खाना खाओ और हमारे कस्टमर जाकर अटेंड करो। एक तरफ तो तानिया इस कोठे में फंस चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ तानिया का पति साहिल बड़ी ही बेसब्री से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। वो मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक अपनी बीवी की तलाश कर रहा था। बेंगलुरु में रेलवे स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जाती है तो उसमें तानिया ट्रेन में बैठते हुए दिखाई देती है। मुंबई के स्टेशन के कैमरे जब खंगाले जाते हैं तो मालूम चलता है कि मुंबई स्टेशन पर तानिया उतरी ही नहीं, यानी कि बीच ट्रेन में ही तानिया गायब हो चुकी थी। दरअसल इन दोनों व्यक्तियों ने तानिया को मुंबई से पहले किसी छोटे स्टेशन पर उतारा था और वहां से वो उसे कोठे पर बेच आए थे। अब पति पूरी तरीके से अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के चक्कर लगा रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ तानिया मजबूर होकर कोठे की मालकिन की बात मान लेती है और तकरीबन 25 दिनों के बाद वो तैयार होकर उस लाइन में खड़ी हो जाती है जहां पर सारी लड़कियां खड़ी हुई थी। एक कस्टमर आता है, वो कस्टमर तानिया को पसंद कर लेता है, जिसके साथ तानिया कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद तानिया फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर उसे अपनी आप बीती बताती है कि वो तो अपने पति के पास मुंबई जा रही थी और किस तरीके से 2 लोगों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर यहाँ पर बेच दिया। वैसे तो कोठे पर आने वाला व्यक्ति कोई भी शरीफ नहीं होता है, लेकिन ये जो व्यक्ति इस तानिया के सामने बैठा हुआ था, शायद इसके अंदर कुछ इंसानियत बची हुई थी। ये तानिया से कहता है कि ठीक है, तुमने जो बताया है वो मैं सच मान लेता हूँ, अब मुझे ये बताओ मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तानिया इस व्यक्ति को अपने पति साहिल का मोबाइल नंबर देती है और उससे बात कराने की मांग करती है। ये व्यक्ति उसी कमरे के अंदर बैठे बैठे साहिल का मोबाइल नंबर मिलाता है और तानिया की साहिल से बात करा देता है। फ़ोन पर तानिया की आवाज़ सुनकर साहिल भी एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और वो तानिया से पूछता है कि वो कहाँ है। तानिया उसे सारी बात बताती है, कहती है कि एक भले आदमी ने मुझे फ़ोन दिया है, मेरी तुमसे बात कराई है। अब साहिल तानिया से कहता है कि ठीक है, तुम वहीं पर रुको, अगर मैं डायरेक्ट पुलिस को लेकर आऊँगा तो शायद ये लोग तुम्हें वहाँ से गायब कर देंगे या तुम्हें हानि भी पहुँचा सकते हैं, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही वहाँ पर कस्टमर बन के आऊँगा। अब जो कस्टमर ने साहिल की तानिया से बात कराई थी वो कस्टमर तो ऐसे ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये जो साहिल होता है तानिया का पति, ये कस्टमर बनकर उसी कोठे पर पहुँच जाता है और जो लड़कियां लाइन में खड़ी हुई थी उन लड़कियों को लगातार देख रहा था, एक के बाद एक लड़की को रिजेक्ट कर रहा था। आखिरी वाली लड़की को देखकर उसे लग रहा था कि शायद यही मेरी बीवी तानिया है। वो उसे सेलेक्ट कर लेता है और जो कोठे की मालकिन होती है वो साहिल और तानिया को एक कमरे में भेज देते हैं। दोनों फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों के अंदर ये उम्मीद थी कि अब वो इस पूरे दलदल से बाहर निकल जाएंगे। साहिल अपनी समझदारी का परिचय देते हुए वहीं पर बैठकर पुलिस को कॉल करता है और फ़ोन पर ही पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस भी इस केस में तुरंत एक्शन लेती है और उस कोठे पर पहुंच जाती है जिसका एड्रेस साहिल ने पुलिस को बताया था। उस कोठे से तानिया और साहिल को बाहर निकाला जाता है और इनके साथ साथ कई और ऐसी लड़कियां भी वहां मौजूद थी जिनको ज़बरदस्ती वहां पर बंधक बनाकर रखा हुआ था। उन सभी लड़कियों को भी साहिल की इस मुहिम के कारण जो है आज़ाद करा दिया जाता है। कोठे की जो मालकिन होती है उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है और अब तलाश शुरू हो जाती है उन 2 व्यक्तियों की जिन्होंने तानिया को इस जाल में फंसाया था। पुलिस समझ चुकी थी कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, इस तरीके से ना जाने कितनी लड़कियों को इस दलदल में फंसाया जा चुका है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर उस गाड़ी की तलाश शुरू कर देती है जिस गाड़ी में तानिया को लाया गया था। एक सीसीटीवी फुटेज में वो जो गाड़ी है उसका नंबर ट्रेस हो जाता है, उसकी डिटेल निकाली जाती है, उसके ड्राइवर तक पहुंचा जाता है। उस ड्राइवर के द्वारा उन व्यक्तियों तक पहुंचा जाता है जिन्होंने ट्रेन में तानिया को किडनैप किया था। उन दोनों व्यक्तियों को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन दोनों ने पुलिस को ये बताया कि इस तरीके से उन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा लड़कियों को इन कोठों पर बेचा था। इस कहानी में तो तानिया काफ़ी खुशकिस्मत थी कि उसके साथ कुछ भी गलत काम होने से पहले ही उसके पति ने उसे बचा लिया था, लेकिन हर लड़की हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता था। तो आज की ये कहानी आपको सुनाने का उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। हालांकि हम आज के एक मॉडर्न युग में जीते हैं, हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास है, मोबाइल है, इंटरनेट है, पुलिस की सेवाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर मोड़ पर ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो आपका शोषण करने के लिए तैयार हैं। बाकी आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।